नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की उसकी वैल्यू मेजरली कैसे अफेक्ट कर जाती है, कैसे वो करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है जिसे हम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी भी कहते हैं, या फिर कैसे वो करेंसी की वैल्यू नीचे जाती है जिसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी भी कहते हैं। तो ऐसे हम 4-5 मेजर फैक्टर्स आज के सेशन में डिस्कस करने वाले कि क्या मेजर रीजंस निकल के आते हैं कि करेंसी की वैल्यू में उछाल और गिरावट हमें देखने मिलता है। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेजर फैक्टर यहां पे निकल के आता है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो आपको पता ही होगा। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो जो कंट्री में होता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू मनी, इसका हिसाब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रखता है। इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट्स रहते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट essentially indicates how much the country consumes and invest compared with how much it receives। यानी कंट्री कितना कंज्यूम कर रही है एंड कितना अपना पैसा बाहर भेज रही है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्ट करने के लिए, एंड हाउ मच इट रिसीव्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, कितना इनफ्लो आ रहा है कंट्री में। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कितना है कंट्री का। ठीक है। अब इसमें भी करंट अकाउंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये इनकम एंड कैपिटल ट्रांसफर्स भी है। अब हम इतना ये डिटेल में जाएंगे नहीं बीओपी के टॉपिक पे, क्योंकि आज ये हमारा टॉपिक है नहीं। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लो कि करंट अकाउंट में ये सारा कुछ आता है एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में भी ये आता है। कैपिटल अकाउंट मतलब डोमेस्टिक एंटिटीज और फॉरेन एंटिटीज के बीच में जो भी कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं या ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये सभी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट में बेसिकली डोमेस्टिक एंटिटीज फॉरेन एंटिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है या फॉरेन एंटिटीज डोमेस्टिक एंटिटीज में कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये सारा कुछ फाइनेंशियल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये ऐसा बीओपी के कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं, तो अगर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में है, यानी अगर कंट्री का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, तो वहां पे फिर करेंसी शुड एक्चुअली डेप्रिशिएट रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी। इससे फिर एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो। एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स भी महंगे पड़ेंगे क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है ना। अगर रुपया 70 से 75 हो गया तो इसका मतलब रुपया डेप्रिशिएट कर गया है, विच मीन्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों एक्सपेंसिव बनेंगे। एक्सपोर्ट्स बाहर के लोगों के लिए एक्सपेंसिव बनेंगे एंड इंपोर्ट्स डोमेस्टिक लोगों के लिए एक्सपेंसिव बनेंगे, है कि नहीं। यानी ज्यादा एक्सपोर्ट्स और कम इंपोर्ट अगर हम करें या कोई भी कंट्री करेगा तो उसका डेफिसिट कम होगा। तो बेसिकली अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है तो सरप्लस में जाएगा, एंड अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो डेफिसिट में जाएगा। यानी अगर ज्यादा एक्सपोर्ट्स और अगर कम एक्सपोर्ट्स कोई भी कंट्री करेगा तो उसका डेफिसिट कम होगा, यानी उसका करंट अकाउंट जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। और अगर मानो कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होगी रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी, है कि नहीं। फिर इस पे एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स से अब पैसा कम आएगा, राइट। एंड इंपोर्ट्स लोगों के लिए सस्ते हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इंपोर्ट्स पे। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आइडली सेल्फ करेक्टिंग या सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन हर बार ये हमें ये देखने को नहीं मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूरोप, यूरोप की करेंसी कौन सी है? यूरो, राइट। अब क्योंकि इटली, फ्रांस एंड बेल्जियम ऐसे जो कंट्रीज है ये बहुत भारी करंट अकाउंट डेफिसिट चलाते हैं, स्पेशली अब पेंडेमिक के टाइम पे तो ये बहुत बढ़ गया है। तो अगर कोई जानता है कि इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इटली, फ्रांस और बेल्जियम, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना करंट अकाउंट डेफिसिट चला रहे हैं ये सारे कंट्रीज। तो अगर ये कंट्रीज बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट चला रहे हैं, तो इस केस में यूरो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यूरो बाकी कंट्रीज का भी करेंसी है, जर्मनी का भी करेंसी है। अब जर्मनी तो भारी भरकम करंट अकाउंट सरप्लस चलाता है। सो इस केस में आइडली यूरो शुड अप्रिशिएट, एंड इन कंट्रीज के केस में यूरो शुड अप्रिशिएट, बट ऐसा नहीं होता है। सो दिस डज नॉट यूजुअली हैपन इन केस ऑफ यूरो। अगला मेजर फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है इन्फ्लेशन, जो करेंसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? राइज इन प्राइसेस, राइट।
इट एसेंशियली इरोड्स द परचेजिंग पावर, मतलब ये बंदे की खरीदने की ताकत को खत्म कर देता है। क्योंकि अगर हर साल कीमतें बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही है, या वो पैसा जो अपना बैंक में पड़ा हुआ है उसी रेट पे ग्रो नहीं हो रहा है जितने रेट पे वो कीमतें बढ़ रही है, तो वो पैसे की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, है कि नहीं? अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लगा दिया है। सो दिस टेबल बेसिकली शोज द प्राइस ऑफ द आइडेंटिकल लोव्स ऑफ ब्रेड इन आयरलैंड एंड इन द यूके। जनवरी और जून के प्राइसेस दिए हुए हैं। अब जनवरी में आयरलैंड में ये ब्रेड की कीमत 1.2 यूरो थी, एंड यूके में वही ब्रेड की कीमत 1 पाउंड थी। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट आइडियली इतना होना चाहिए, 1 पाउंड पे 1.2 यूरो। अब हुआ क्या, जून में ब्रेड की कीमत यूके में बढ़ गई, 1.1 पाउंड हो गई, एंड आयरलैंड में खैर उतनी ही रही। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, 1 पाउंड अभी 1.09 यूरो का एक्सचेंज रेट चल रहा है। यहाँ पे कितना था, 1 पाउंड 1.2 यूरो दे सकता था, बट यहाँ पे 1.09 यूरो अभी दे रहा है, क्योंकि यूके में इन्फ्लेशन बढ़ा, यानी परचेसिंग पावर वहां पे कम हुई, यानी खरीदने की ताकत वहां पे कम हुई, इसीलिए ये डायरेक्टली फिर एक्सचेंज रेट पे असर पड़ा। तो इसका मोटा मोटा ये निकल के आता है कि अगर इन्फ्लेशन कोई भी कंट्री में रहेगा या बढ़ेगा रिलेटिव टू दी अदर कंट्री, देन उस कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी, जैसे हमने यहाँ पे यूके में देखा ब्रेड के केस में। खैर ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, गुड्स में सिर्फ ब्रेड ही नहीं आता, काफी चीजें आती है। तो मोटा मोटा अगर इन्फ्लेशन कोई भी कंट्री में ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट पे साफ साफ असर पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जो करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करता है, वो है इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स किसी भी कंट्री में ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली वो कंट्री में ज्यादा पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जैसे इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स फॉर अ 10 ईयर बॉन्ड कितना है, कोई जानता है? अराउंड 6% है, राइट? एंड यूएस कनाडा वगैरह इन मुल्कों में कितना इंटरेस्ट रेट्स चल रहा है अगर हम 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो यूएस में 0.9% चल रहा है एंड कनाडा में 0.8% चल रहा है। तो अगर वहां के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? एंड एट द सेम टाइम अगर बाहर से पैसा यहाँ आ रहा है तो मतलब इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन करेंसी में ही तो इन्वेस्ट किया जाएगा ना 10 ईयर बॉन्ड में भी। सो आइडियली इंडियन करेंसी शुड अप्रिशिएट, यानी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, एंड इफ इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर द करेंसी वुड टेंड टू डेप्रिशिएट। अब सेंट्रल बैंक्स के ऊपर ये बहुत निर्भर करता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द टारगेट। टारगेट किस चीज का, इन्फ्लेशन का। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का वन ऑफ द मेजर पर्पस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही तो रहता है ना, कोई भी कंट्री में। ये एक्सेस बढ़ना नहीं चाहिए या ये एक्सेस कम नहीं होना चाहिए। सो व्हेन अ सेंट्रल बैंक रेजेस इंटरेस्ट रेट्स, इट मे अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू बाय द करेंसी। बात समझे? जिससे कि फिर वो करेंसी अप्रिशिएट होगी, एंड अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट्स सस्ते पड़ जाएंगे, यानी इंपोर्ट्स वुड बिकम लेस एक्सपेंसिव, एंड दस फिर ये इन्फ्लेशन को भी कमती करेगा। अब कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बैलेंस्ड रहता है एंड इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई रहता है रिलेटिव टू दी अदर इकोनॉमीज, तो वहां पे कैपिटल इनफ्लोज बहुत ज्यादा होते हैं। कैपिटल फ्लोज उस करेंसी में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके चलते फिर उस करेंसी की जो डिमांड है वो ऊपर जाती है, एंड अगर डिमांड ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली फिर करेंसी का अप्रिशिएट होना तो बनता ही है। क्योंकि ये जो कैपिटल फ्लोज आ रहा है ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स पे भी डिपेंड रहता है कि अगर मुझे इस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो मेरे को लॉन्ग टर्म में यील्ड ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं? अगला यहाँ पे मेजर फैक्टर निकल के आता है गवर्नमेंट डेट, यानी डेट टू जीडीपी रेशियो। अब कोई भी कंट्री का अगर ज्यादा गवर्नमेंट डेट होगा या ओवर इंडेटेड हो गए, तो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है लेंडर को, तो वो शायद देने में डिफॉल्ट कर जाए, इट माइट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट्स, राइट? तो इसके चलते फिर इन्वेस्टर्स में जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इतना लोन लेके रखा है, इतना डेट टू जीडीपी अगर कोई भी कंट्री का है, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर उस कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेगा? और अगर इन्वेस्ट करेगा ही नहीं फिर वो करेंसी की डिमांड ही नहीं होगी, एंड इफ देयर इज नो डिमांड फॉर दैट करेंसी, ऑब्वियसली वो करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, है ना? और फॉर दैट मैटर अगर वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है इन्वेस्टर्स ने एंड अचानक से सेंटिमेंट्स वीक हो गए, if investors sell the government bonds and take their money out of the country, it will cause the depreciation of the country's currency। यानी अगर मेजर सेलिंग हो गई और लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया कंट्री से, देन उस करेंसी पे सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, यानी उस करेंसी की डिमांड कम होगी एंड सप्लाई ज्यादा होगी।
सो इन दैट केस अगेन बेसिक इकोनॉमिक्स डेप्रिशिएट करेगी वो करेंसी। आखिरी यहाँ पे जो मेजर फैक्टर निकल के आता है विच एसेंशियली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब अगर कोई भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बहुत वीक दिख रहे हो, जैसे लो ग्रोथ रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो उन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू हमें डेप्रिशिएट होते हुए दिखेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स के प्रति गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बहुत मायने रखती है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, they have received a lot of capital inflows because of their strong economic prospects, because of their strong policies with respect to investors, right? तो इसके चलते फिर उनकी जो करेंसी है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है रिलेटिव टू दी अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब कैपिटल इनफ्लोज यूजुअली नीतियों पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की नीतियों पे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के प्रति जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज निकल के आती है वो रिलैक्स्ड होनी चाहिए, वो लिबरलाइज्ड होनी चाहिए। तो ऐसे केस में फिर एफडीआईज एफपीआईज ये सब ज्यादा बढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा किए जाएंगे, जैसे हमने 1991 में इंडिया के केस में देखा। खैर वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी भी इंडिया इज एक्चुअली अलाउइंग फॉरेन ओनरशिप इन सम ऑफ इट्स डोमेस्टिक कंपनीज। तो कोई मुझे एग्जांपल के तौर पे बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया कौन से सेक्टर में फॉरेन ओनरशिप अलाउ कर रहा है या करने जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज बताओ। तो ये बेसिकली समरी निकल के आता है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के तौर पे बात करें, अगर आपको कोई रिवीजन करने की जरूरत हो तो यू कैन जस्ट स्किम थ्रू दिस टेबल। ये बेसिकली 5 मेजर फैक्टर्स निकलते हैं जो करेंसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो आप इस टेबल को याद रखिए एंड आपके रेफरेंस के लिए ये पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते। जय हिंद।